हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आज के लेक्चर में बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है आपको। ठीक है, बट बच्चा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले क्या होगा, आपको हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हीट तो मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो होती है उसे क्या कहते हैं, हीट। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे किसकी, इंटरनल एनर्जी की। किसकी बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले बच्चों हमें ये पैरामीटर्स पता होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे किसकी, इंटरनल एनर्जी। आज का हमारा लेक्चर रहेगा बच्चों इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को बच्चों यू से लिखेंगे, जनरली हम नोटेशन क्या लेते हैं, यू। तो बच्चों देखो, हम किसकी बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स की ही बात करते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, टोटल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस क्या हो सकती है बच्चों, आपको पता है क्या क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी मेन, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और सारी एनर्जीज, पर एक मेन होती है और इसके अंदर बच्चों इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पता है आपको, मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या हो सकती है बच्चों, जैसे कोई भी आपके पास कोई कंटेनर है, ये इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ये कंटेनर यहाँ से कितनी हाइट पे है, इसकी क्या होगी, ये क्या कहलाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वाली पोटेंशियल एनर्जी है हाइट के कारण, वो कौन कौन सी हो सकती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक और कौन सी हो सकती है बच्चों, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में आपके एग्जिस्ट वहां पे कर सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों इंटरनल एनर्जी की, तो कोई भी सिस्टम है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स, अगर मैं बात करती हूँ बच्चों किसकी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों कोई भी सिस्टम है तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण उसके पास कौन इंटरनल एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, काइनेटिक इंटरनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होगी, ऑफ द मॉलिक्यूल लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को आपस में खींच भी रहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, किसी कि दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच भी रहे होंगे। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन भी होगा थोड़ा बहुत कहीं पे वहां पे, और वाइब्रेशन का जो कंसेप्ट है बच्चों, वो आपका हाई टेम्परेचर पे इंक्लूड होता है। वाइब्रेशनल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो कब इंक्लूड करते हैं, एट हाई टेम्परेचर। किस पे करते हैं, एट हाई टेम्परेचर। तो सिस्टम के पास कौन कौन सी एनर्जी है बच्चों, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी क्या क्या हो सकती है आपकी, वाइब्रेशनल, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप लिख सकते हो वाइब्रेशनल एनर्जी एग्जिस्ट, वाइब्रेशनल एनर्जी एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हम ये बात है इंटरनल एनर्जी आपकी कितने टाइप की हो सकती है, सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। ये सिस्टम है बच्चों, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी होगी, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच भी रहे होंगे, तो उसके कारण कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, इनके बीच में कुछ वाइब्रेशन भी हो रहा होगा, तो उस वाइब्रेशन के कारण कौन सी एनर्जी होगी बच्चों, वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब वो वाइब्रेशनल एनर्जी जो है बच्चों, वो हाई टेम्परेचर पे ही इंक्लूड होती है, बाकी हम उसकी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आई डॉट ई का मतलब बच्चों इंटरनल एनर्जी।
अगर सिस्टम किस में है, रेस्ट में है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, 0 है, तो वहां पे टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, इंटरनल एनर्जी के। किसके बराबर हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के। तो आप लिखेंगे इफ नो वाइब्रेशन एंड काइनेटिक, आगे लिख सकते हो इफ काइनेटिक एनर्जी बराबर 0, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 कब हो सकती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या ग्रेविटेशन का इफेक्ट 0 है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही, या ग्रेविटेशन का इफेक्ट क्या है, 0 है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब सिस्टम किस में है, रेस्ट में है। अगर सिस्टम किस में है, रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ठीक है, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लग रही, कोई ग्रेविटेशन का इफेक्ट भी नहीं है, तो वहां पे क्या मानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, मॉलिक्यूल्स की 0 है। एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, वहां पे 0 है। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी बच्चों, उस केस में आपकी इंटरनल एनर्जी। ये सिचुएशन मान रही हूं मैं, कब, ये कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तब हम कहेंगे कि सिस्टम की टोटल एनर्जी किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, इतना नोट करिए बच्चों। हो गया बच्चों। अब देखो, अब बात करते हैं फॉर एन आइडियल गैस। बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमें क्या कहती है, देखो फॉर एन आइडियल गैस क्या लिखोगे, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस there is no force of attraction between the molecules। देखो आइडियल गैस की सिचुएशन में कहता है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या अमंग द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बच्चों, तो पोटेंशियल, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, 0। तो सिस्टम के पास टोटल एनर्जी क्या बचेगी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस किसके बराबर होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के। ये आपके वैसे भी कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। तो फॉर एन आइडियल गैस molecules have only kinetic energy। For an ideal gas molecule have only kinetic energy। या वैसे भी कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो सिस्टम के पास सिर्फ कौन सी एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। और अभी आपने पढ़ा अगर सिस्टम रेस्ट में है और मॉलिक्यूल्स में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो उस सिचुएशन में आपने पढ़ा कि जो टोटल एनर्जी है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी के। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ कि इंटरनल एनर्जी बराबर होगी किसके बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कहते हैं बच्चों फॉर एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कह सकते थे फॉर एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की किसके बराबर होती है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस के केस में फॉर एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। फॉर एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल इज 0। क्या लिखोगे, फॉर एन आइडियल गैस टोटल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, फॉर एन आइडियल गैस टोटल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ऐसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है, ऐसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमें कहती है। ये मैंने थोड़ा इक्वेशन से बना दिया भाई, हमने पहले सिस्टम के लिए बात करी, तो सिस्टम के पास ये सारी एनर्जी हो सकती है, तो हमने देखा टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी के लिए बात हो सकती है। इन जनरली मैकेनिकल वे में मॉलिक्यूल के फॉर्म में अगर हम बात करें तो कैसे टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम यही तो कहते हैं। अगर हम जनरली सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी की बात करें
तो क्या हो सकती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब वो कह रहे हैं कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल है नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो आइडियल गैस के लिए ही तो बात करी ना ये, तो आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई, काइनेटिक एनर्जी की। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर एन आइडियल गैस टोटल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी। नोट करिए इस बात को। अब हम लोग क्या बात करेंगे, इस टोटल एनर्जी की हम लोग 3 स्टेज में बात करेंगे, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर डाई एटॉमिक गैस एंड फॉर ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक है, तो क्या समझ आया कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस बराबर इक्वल होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी। नोट कर लिया बच्चों, हो गया, हो गया। अब देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, हमें क्या समझ आ गया कि इंटरनल एनर्जी जो है फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यू से लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी बराबर होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी के। किस कब होगा, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, क्योंकि क्यों, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the molecules is equals to 0। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, इस इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं फॉर 3 गैसेस। सबसे पहले बात की इसकी बात करते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ये आपकी बुक्स में बच्चों शायद जो आप पढ़ते हैं उसमें शायद 9th यूनिट में दे रखा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये कंसेप्ट। मैंने इंटरनल एनर्जी का आपकी बुक में सिर्फ यहाँ तक ये कंसेप्ट दे रखा है। ठीक है, आपकी जो बुक में पढ़ोगे आप लोग एनसीईआरटी में, तो स्टार्टिंग में जो थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर उसमें वो यही मिलेगा। ठीक है, और अभी जो मैं डिटेल में समझा रही हूँ, ये वैसे तो आपको नेक्स्ट यूनिट में आना था, लेकिन मैं इंटरनल एनर्जी को यही डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ पूरी। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस, जैसे बच्चों मोनो एटॉमिक गैस क्या क्या हो सकती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, हेक्सिनोन, रेनॉन, ऐसे हो सकती है डीसी। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए देखो, मोनो एटॉमिक मतलब बच्चों एक मॉलिक्यूल। तो देखो ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में भी जा सकता है और ये मॉलिक्यूल वाई एक्सिस में भी जा सकता है, ये मॉलिक्यूल जेड एक्सिस में। जैसे मैं कहूँ पूरा रूम खाली है, एक आदमी रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड फ्रीली मूव कर सकता है, तो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में फ्रीली मूव कर सकता है ये। तो इसके ऊपर जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी, वो किसके बराबर होगी बच्चों, इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर एन आइडियल गैस। किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों, फॉर एन आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी यू से लिखो, या फिर बच्चों किसी किसी बुक में ई से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यू बराबर होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², तो 1/2 mvx का स्क्वायर प्लस 1/2 mvy का स्क्वायर प्लस 1/2 mvz का स्क्वायर। मॉलिक्यूल के एक्स एक्सिस में वेलोसिटी vx, y एक्सिस में vy और ये z एक्सिस में vz। ये की मॉलिक्यूल है, इसका मास क्या है, m है। ठीक है, अब देखो ये मॉलिक्यूल है बच्चों, तो इसका मोशन है, तो अपना एक स्पिन मोशन भी होगा मॉलिक्यूल का कुछ इस तरीके का। देखो अपनी ही एक्सिस में इस मॉलिक्यूल का अपना स्पिन मोशन भी होगा ना, मोशन ड्यू टू स्पिन। ठीक है, क्या क्या मोशन हो सकता है, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल का अपना स्पिन, अपनी एक्सिस में कुछ मोशन होगा। लेकिन बच्चों ये मॉलिक्यूल की बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, रेडियस बहुत कम होती है, रेडियस क्या होती है, बहुत कम होती है। इसलिए जो स्पिन के देखो, स्पिन के एक्सिस के अकॉर्डिंग, स्पिन के अपने एक्सिस के रोटेशन के लिए किसकी बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, mr²। किसकी बात करेंगे, I = mr², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन का फॉर्मूला क्या है, 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, यही होता है ना।
काइनेटिक एनर्जी रोटेशन 1/2 आई ओमेगा का स्केयर, 5th यूनिट में पढ़ा है आपने सेंटर ऑफ मास के अंदर, ठीक है, रोटेशनल मोशन में। तो आई क्या फॉर्मूला, mr का स्केयर, ठीक है। अब देखो ये मॉलिक्यूल अपने एक्सिस में थोड़ा ऐसे घूमेगा, जस्ट ऐसे ऐसे, तो इसकी रेडियस बहुत कम होगी, बस जस्ट ऐसे, बिल्कुल ऐसे 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 बिल्कुल, तो इसके अंदर रेडियस क्या होगी, बहुत कम होगी, रेडियस वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, रेडियस बहुत कम होगी बच्चों। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो जाएगा, और एक मॉलिक्यूल का मोशन तो ओमेगा तो ऑलरेडी बहुत कम है, इसलिए जो ये एनर्जी होगी ये बहुत कम होगी, इसलिए ये एनर्जी क्या होगी, वेरी स्मॉल, दिस एनर्जी वेरी स्मॉल, दिस एनर्जी very very small, so not consider, इस केस में उसको कंसिडर नहीं करें। इसलिए जो मोनोएटॉमिक गैस के केस में जो टोटल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी, वो आपके पास ये होगी, ठीक है। अब इसी के अंदर बात करते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल फ्रीली किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या यूज करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक बार इसको नोट करो, फिर बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताएगा, कितनी टर्म एग्जिस्ट कर सकती है इंटरनल एनर्जी की, सिस्टम के अंदर कितनी टर्म है, इंटरनल एनर्जी की जो जितनी टर्म होगी ना, उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। इंटरनल एनर्जी की बच्चों जितनी टर्म होगी उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो वाइब्रेशनल एनर्जी की आप बात नहीं कर रहे, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी एक हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी। अगर वो कहता वाइब्रेशनल एनर्जी है तो इसमें 2 टर्म और ऐड हो जाएगी, अगर वाइब्रेशनल एनर्जी की वो बात करता है। तो जहां भी मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक, तो उसमें बात करेंगे जब भी, तो 2 टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी। अभी मैं बात करती हूँ, नोट कर लो एक बार, आप लोग कर लिया, हो गया। तो देखो एक टर्म की बात करते हैं बच्चों, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बात करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बच्चों, मैं यहां लिखती हूँ, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप अलग से नीचे लिख लेना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं इसको DOF लिख दूंगी शॉर्ट में। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब बच्चों, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट variable which is required to specify the configuration of the system, is called degree of freedom, the number of independent variable which is required to specify the configuration of the system, या इसको ऐसे भी लिख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन दूसरी ये भी लिख सकते हो, और शॉर्ट में लिख लो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीन्स मतलब द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, और करके लिख लूं बच्चों, ये आपकी बुक में दे रखी है डेफिनेशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, इन द एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिखो, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द एक्सप्रेशन, जैसे देखो क्या था आपके पास, 1/2 mvx का स्केयर प्लस 1/2 mvy का स्केयर प्लस 1/2 mvz का स्केयर, ठीक है। तो कि ये 3 टर्म है, तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी है बच्चों हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, 3n - k। 3n - k, n क्या बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मोनोएटॉमिक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों, 1 है, और n क्या बताएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और k क्या, कंस्ट्रेंट्स,
क्या है यहाँ पे बच्चों, कंस्ट्रेंट्स होता है आपके पास, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, इन द सिस्टम। के क्या होता है बच्चों, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स को ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल। के का और मीनिंग लिख लो, के क्या है, और के अभी समझा रही हूँ, के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स। अभी बता रही हूँ, एक बार आप नोट करो इस चीज। ये आपको फॉर्मूला याद रखना किसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3n माइनस के कंस्टेंट कह दो या फिर बच्चों ये कह दो, एक ही बात है, ये एक ही बात है, अलग नहीं है, ठीक है। ये कह दो चाहे ये कह दो, मैं बता, ये एक ही मीनिंग है, कंस्टेंट वर्ड या ये वर्ड, लैंग्वेज अलग है, बाकी मीनिंग सेम, ठीक है। ये बताता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल या कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब बच्चों रिस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट वर्ड मतलब रिस्ट्रिक्शन। जैसे मैं कहूं कि इस पूरा रूम खाली है, अरे पूरे रूम में एक ही बच्चा है, तो वो फ्रीली तीनों डायरेक्शन में किधर भी मूव कर सकता है स्पेस में, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कंस्ट्रेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वहां पे 0। अब मैं कहूँ रूम में 2 बच्चे आ गए, तो एक दूसरे के मोशन पे कहीं ना कहीं तो अपोज करेंगे एक दूसरे का मोशन का, तो वो वहां पे क्या कहलाएगा, कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन। अभी एक्सप्लेन करती हूँ, एक मिनट आप नोट कर लो जल्दी से, कर लिया। तो क्या समझ आया कि जितनी इंडिपेंडेंट टर्म होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मॉलिक्यूल है तो इंडिपेंडेंटली स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है, तो सिर्फ क्या होगी वहां पे, काइनेटिक एनर्जी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितनी होगी, 3। इस फॉर्मूले से बात करते हैं अब, ये लिख लिया, इस फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से क्या कह सकते हो, एन देखो मोनो एटॉमिक था ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक की, मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोनो एटॉमिक की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चों, 1, हीलियम, नियोन, आर्गन, केप्टॉन, एक ही तो है, ठीक है। तो आपके पास n की वैल्यू क्या होगी, 1, या नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम एक ही। के बच्चों कंस्ट्रेंट, तो एक के मतलब कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन। जैसे मैंने कहा पूरा रूम खाली है, तो जैसे पूरे रूम में एक बॉल है, एक बॉल मान लो, एक बच्चा मान लो, तो पूरे रूम में किक करेंगे तो कहीं भी घूम सकती है, अगर वो फ्री है तो कुछ भी नहीं है रूम के अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 3। देखो एन की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 3। नोट करिए, हो गया। आगे नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं फॉर डाई एटॉमिक गैस, फॉर डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। सेकेंड है बच्चों डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। देखो डायटोमिक के बच्चों तो H2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, इट इज दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। डायटोमिक मतलब 2 मॉलिक्यूल, कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी 2 मॉलिक्यूल बच्चों देखो रूम में 2 बच्चे एक तरीके से, तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। पहली सिचुएशन तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं बच्चों, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकते हैं, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। एक्स एक्सिस, वाई जेड और जेड तीनों एक्सिस में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1 मास मॉलिक्यूल का क्या है, m ही है, m मास है मॉलिक्यूल का, 1/2m vx का स्क्वायर प्लस 1/2m vy का स्क्वायर प्लस 1/2m vz का स्क्वायर, vz का स्क्वायर, ठीक है। तीनों मॉलिक्यूल्स के केस में ये बात होगी हमारे पास, तीनों मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अरे ये दोनों मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अब देखो, अब ये मॉलिक्यूल देखो, ये ऐसे मानो ये 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये ऐसे है, ठीक है। अब ये देखो
ये मान लिया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, और ये वाई एक्सिस है आपके इधर, इधर ये वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस। देखो इस एक्सिस में ये ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। जेड एक्सिस ऊपर है तो उसमें ये ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये आप इनके एक्सिस के लो, इसी एक्सिस के लो, तो इस एक्सिस के लो तो ये ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा, तो बहुत कम वाइब्रेशन होगा, बहुत कम स्पिन मोशन होगा। देखो एक, देखो दो मॉलिक्यूल है, ऐसे भी मूव कर सकता है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, देखो एक्स एक्सिस में ऐसे मूव कर सकता है, सॉरी वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में वो ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ये जेड एक्सिस है, इसमें ये ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे मूव कर सकता है जेड एक्सिस में, वाई एक्सिस में वो ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस तो इसी के अलोंग होगी, तो उसी के अलोंग होने के कारण देखो उसी एक्सिस पे लो ऐसे, देखो ये इसका अपने मोशन क्या हो, यहाँ पे ऐसे 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 मोशन होगा, इस प्लेन में ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है अंदर बाहर ऐसे, इस प्लेन में भी वो ऐसे ऐसे अंदर बाहर मूव कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से मूव कर सकता है। तो क्या होगा वहां पे, स्पिन के मोशन के कारण, मॉलिक्यूल के अपने स्पिन के मोशन के कारण, टू द स्पिन मोशन, स्पिन के कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन के कारण एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल के रोटेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी, दो मॉलिक्यूल्स के रोटेशन के कारण 1/2 आई वाई आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 आई जेड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलावा कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस के अलावा हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में जो मोशन हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस में देखो बच्चों समझने की कोशिश करो, देखो ये प्लेन है आपके पास, मैं दिखाऊं कैसे, स्पेस है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूल अगर इसी एक्सिस में ऐसे ऐसे रोटेट करता है यहाँ पे, तो मोशन बहुत कम होगा। अब मॉलिक्यूल देखो यहाँ से ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, यहाँ से ऐसे घूम सकता है, बोलो घूम सकता है ना ऐसे, ऐसे देखो वाई में ऐसे घूम सकता है इधर से इधर। अब जेड में देखो, जेड में देखो, वो जेड में भी ऐसे ऐसे घूम सकता है वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, लेकिन एक्स एक्सिस में तो सिर्फ देखो ऐसे ही हो रहा है, इसमें ऐसे, तो वो जो मोशन होता है वो बहुत कम होता है, रोटेशनल मोशन उसी एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में मोशन कम होने के कारण आर बहुत कम हो जाएगा, आर वेरी स्मॉल हो जाएगी इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल, सो आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो आर कम है तो आई भी कम हो गया, तो जो काइनेटिक एनर्जी की टर्म आएगी आपके पास आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर, वो कैसी होगी, वेरी स्मॉल, कैसी होगी, वेरी स्मॉल, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, बात समझ आई। देखो बच्चों मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, देखो ऐसे समझो, ये अपने अपने एक्सिस पे मूव, अपने ही एक्सिस पे मूव करेगा तो रेडियस बहुत कम होगी, जैसे मैंने कहा सिंगल मॉलिक्यूल के केस में कि रेडियस क्या होगी, बहुत कम होगी इसी एक्सिस पे, लेकिन दूसरे एक्सिस पे तो उसकी अपनी रोटेशन हो सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बात आ रही समझ में। तो अब देखो ये एक्स एक्सिस मानो, समझने की कोशिश करो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, देखो ये एक्स एक्सिस ऐसे, तो वो ऐसे मूव करेगा अपनी एक्सिस पे, तो अपनी एक्सिस पे रेडियस बहुत कम बनेगी, इसलिए आई की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। लेकिन देखो ये एक्स एक्सिस ऊपर वाई है, तो वाई पे ऐसे मूव कर सकता है, पीछे कहीं जेड है, जेड में ऐसे मूव कर सकता है, तो उसके कारण आर बढ़ जाएगी ना उसकी, उस सिचुएशन में इसलिए दो ही टर्म यहाँ पे कंसिडर करेंगे डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के, क्या करेंगे, दो ही टर्म क्या करेंगे, एग्जिस्ट, समझ आ गया। अब देखो कितने टर्म आई बच्चों, 3 और 2 5, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, मोनो डाई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 5। देखो 5, ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म जो काइनेटिक एनर्जी की आती है इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट में, तो ये जो इंडिपेंडेंट टर्म है ये क्या बताती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म ही क्या बताती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बताया कि मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड में घूम सकते हैं, 3 आया। अब देखो ये एक दूसरे पे रिस्ट्रिक्शन भी तो करेंगे कहीं ना कहीं। अब देखो दूसरे तरीके से समझ लो, ये 5 pqi, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या था बच्चों, 3n - k था, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने डाई एटॉमिक में, 2 है, तो 3 × 2। अब देखो ये एक कहीं मूव करेंगे तो एक दूसरे पे कहीं तो रिस्ट्रिक्शन बनाएंगे ना, एक एक्सिस पे, तो एक एक्सिस पे कहीं ना मोशन को तो अपोज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन बनाएंगे, एक बॉन्डिंग बनाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बना बच्चों 1, तो 6 - 1 कितना आया, 5।
तो वो आप कैसे समझ सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल में 5 होगी। अगर वाइब्रेशन भी है मॉलिक्यूल्स में तो 2 टर्म और ऐड हो जाएगी। अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो 2 टर्म और ऐड हो जाएगी, अगर वाइब्रेशन भी है तो। ठीक है, अब नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लो, इफ वाइब्रेशन देन 2 टर्म एडिड, 2 टर्म एडिड। ठीक है, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम 7। उस सिचुएशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन सकती है बच्चों? 7। 5 + 2 कितनी बन जाएगी? 7। 2 एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाएगी, 2 एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, अगर वाइब्रेशन भी है तो। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लो। अब बात करते हैं बच्चों फॉर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। कर लिया ना सबने? ये समझ आया कि एक दूसरे में देखो कहीं ना कहीं तो 2 मॉलिक्यूलर रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? 5। तो एनर्जी की 5 टर्म आएगी। ठीक है, या वैसे जनरल समझ लो कि एक्स एक्सिस में तो वाइब्रेशन इतना होगा, एक्स से वाई में ऐसे घूम सकता है और एक्स से जेड में भी ऐसे घूम सकता है पीछे कहीं। अपनी ही एक्सिस पे वाइब्रेशन उसका क्या होगा? रेडियस का मॉलिक्यूल बहुत कम होगा, रोटेशन कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। बात कर लो बच्चों इन जनरल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक भी कहेंगे तब भी वही रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं बच्चों CO2 SO2, ठीक है, CO2 कह दो, SO2 और भी एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, NH3CH4, NH3CH4। ठीक है, जैसे मैं बात करूं CO2 की, देखो CO2 में बॉन्डिंग ये हो जाएगी, 3 बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पे O, CO2 के अंदर यहाँ पे, अरे ऐसे बना लो, ये समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे तो बने ना CO2, CO2। ठीक है, CO2 मैंने SO3 का बना दिया भैया मैंने, CO2 देखो ये बनेगा ऐसे, ऐसे बनाओ CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो बच्चों इसके CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 ले लो, SO2 ले लो, SO3 और लिख लो इसमें, ये SO3 लिख लो, SO3 यहाँ पे SO2 भी समझाते हो, पहले SO3 से देखो, ये SO3 है मान लिया, देखो SO और ये ऐसे हो जाएगा SO3। ठीक है, अब इसके अंदर इंटरनल एनर्जी की टर्म क्या हो सकती है? ये सारे मॉलिक्यूल x y z में फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए 1/2m Vx का स्केयर प्लस 1/2m Vy का स्केयर प्लस 1/2m Vz का स्केयर। ठीक है, अगर देखो फॉर्मूले से देखो तुम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - k, कितनी टर्म आएगी? 3 मॉलिक्यूल है DOF, तो कितना होगा? 3 × 2, 3 × 3, 3 × 3 माइनस। अब देखो कंस्टेंट कितने बन सकते हैं? एक यहाँ से, 1 2 और 3 कंस्टेंट बन गए 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी आपकी? 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास? 6 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो ऐसे समझ लो, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से होता ट्रायंगल की फॉर्म में, नॉन लीनियर, ये देखो COO, तो ट्रायंगल की फॉर्म में हो जाएगा आपके पास। जैसे SO2 की बात करूं मैं, SO2, O दो हो गए, देखो ये बॉन्डिंग यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये रिस्ट्रिक्शन, इनके बीच में इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन कितनी होगी? 1 2 3 रिस्ट्रिक्शन होगी ना। अरे इसको ऐसे बना लो, एक ही तो बात है, तो कितनी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी? 3 रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? 6। तो मतलब यहाँ पे टर्म कितनी आनी चाहिए? 6। अब देखो ये मॉलिक्यूल इस तरीके से बॉन्डिंग में, स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन है, तो एक्स एक्सिस में घूमेगा तब भी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। तो तीनों टर्म आ जाएंगे इस केस के अंदर, 1/2 I ओमेगा एक्स का स्केयर, 1/2 I ओमेगा वाई का स्केयर प्लस 1/2 I ओमेगा जेड का स्केयर। तो
तो इस केस में कितने टर्म आ जाएंगे बच्चों? ये तीनों टर्म। ठीक है, नोट कर लीजिए। जब 3 डायमेंशन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे तो ट्राई मतलब बच्चों तीनों डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, तो तीनों डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बनाएंगे वो, तो उस सिचुएशन में तीनों टर्म्स क्या करेंगे? ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इस केस में बच्चों 2 टर्म बनती है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, इस तरह किया मैंने। इस सिचुएशन में क्या होता है? आपके पास 2 केस बनते हैं। कितने टर्म आए इसमें? देखो ये नॉन लीनियर का केस है, या लिख लेना नॉन लीनियर। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लीनियर की केस की बात करूं, लीनियर ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस मॉलिक्यूल, लीनियर ट्राई एटॉमिक का लीनियर केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर केस। लीनियर बच्चों जैसे CO2 की बात करूं मैं, तो देखो C और ये आपका O, इस तरीके से बॉन्डिंग होगी CO2 में। लीनियर ऐसे तो हो गए ना, और CO2 के अंदर बॉन्डिंग इसी तरीके से बनेगी या नहीं बनेगी आपके पास? ठीक है, अब आपके पास देखो ये लीनियर है ना ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस फॉर्मूले से बात करूं डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो 3n - k बच्चों, तो देखो यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन 3 बन रही थी, 3 मॉलिक्यूल्स थे। यहाँ पे देखो CO2 है तो ट्राई एटॉमिक ही ना, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक सब में यही रहता है बच्चों। देखो ये क्या बना 1 1, 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने? 3 into 3 कांस्टेंट कितने बने? 1 और 2, 2 ही रिस्ट्रिक्शन हुई तो कितने बन गए? 2। तो कितना है? 9 - 2 कितना आ गया? 7। तो सिर्फ वैसे तो देखो बच्चों लिखो एक बार फिर लिखते हैं इसमें, तो लीनियर वैसे तो अगर नॉन लीनियर का केस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में? 6, ये याद रखना। अगर नॉन लीनियर का केस है मतलब इस तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है ट्रायंगल की फॉर्म में, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 6। अगर सिर्फ लीनियर का केस है, लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे CO2 हो गया आपके पास, NO2 हो गया, CO2 कह दो आप, CS2 कह दो, CS2 CO2 CS2 HCN, आप इस तरीके से कह सकते हैं CS2 etc। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं। CS2 की बात करूं, देखो ये C, ये S और ये भी आपका S। ठीक है, SO2 भी इसी में आ जाएगा आपके पास, SO2 इसमें नहीं आएगा, ये इसमें आएगा SO2। ठीक है, देखिए S, ये बॉन्डिंग O, ये बॉन्डिंग O। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। ये मैं ATC लिख देते हैं। ठीक है, तो लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 7। अदरवाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी 6 से ज्यादा नहीं होगी। नोट डाल के लिखो एक बार। नॉन लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 6, और लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राई एटॉमिक के केस में, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक जनरल होने के लिए, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। अब लिखिए नोट डाल के, नोट डाल लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन नॉट एक्सीड द नंबर 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन नॉट एक्सीड द नंबर 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन नॉट एक्सीड द नंबर 6। नोट डाल के लिखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन नॉट एक्सीड द नंबर 6। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों? इस बात का मतलब क्या है? मैंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कभी 6 से ज्यादा नहीं होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसे देखो आपने 4 मॉलिक्यूल ले लिए, 3 की बजाय 4 ले लिए, तो बात करते हैं 3n - k फॉर्मूले से बात कर लेते हैं। तो देखो 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अब कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4 है, माइनस कंस्टेंट देखो 1 2 3 4। ठीक है, एक तो देखो अब ये देखो, ये भी तो इसके ऊपर अट्रैक्शन बनाएगा, कंस्ट्रक्शन बनाएगा, और ये इससे बनाएगा अट्रैक्शन, तो ये भी तो कहीं ना एक दूसरे के साथ रिस्ट्रिक्शन बनाएंगे। तो कितने हो गए कंस्टेंट रिस्ट्रिक्शन? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, तो ये बने 12 - 6, तो कितना आया? 6। अब कुछ भी बना लो, ये बना लो, हेक्सागोन बना लो, हेक्सागोन बना लो। ठीक है, जितने बच्चों मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं उतनी रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है। देखो जितनी क्लास में बच्चे बढ़ेंगे, ऐसे समझो
जितने बच्चे बढ़ेंगे क्लास, के क्या होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रेंट्स होता है, के क्या होता है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन। जितने क्लास, जैसे क्लास में पहले एक बच्चा फ्रीली मूव कर सकता था, अब दो बच्चे आए तो दो बच्चे जब एक दूसरे क्लास में घूमेंगे रूम में तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मोशन में रिस्ट्रिक्शन करेंगे, तो रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं एक बार तो रिस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन 1 आ गई। अब देखो, अब मान ले 3 बच्चे आ गए और 3 बच्चों का मोशन, अब वो लाइन में मूव कर रहे हैं या वो रैंडमली ट्रायंगली मूव कर रहे हैं, वो वहां पे 2 केस डिस्कस कर लिए, नॉन लीनियर और लीनियर। अब रूम में मान ले 10 बच्चे आ गए तो 10 बच्चे रूम में मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन भी बढ़ेगी बच्चों उनके बीच में। कंस्ट्रेंट मतलब मोशन में रुकावट बनना, तो मोशन में रुकावट तो बनेगी ना वहां पे कहीं ना कहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? बात आई समझ में? तो कितनी हो जाएगी बच्चों ये, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, देखो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े, जैसे मॉलिक्यूल 6 हो गई तो 3 × 6 माइनस 3, इसी फॉर्मूले की बात कर रही हूँ। माइनस कंस्टेंट देखो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो ही गए, प्लस ये इसकी बॉन्डिंग को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, ये इसकी बॉन्डिंग को, ये इसकी बॉन्डिंग को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आया 12 18 माइनस 9। और भी रिस्ट्रिक्शन होगी बच्चों कहीं ना कहीं, कुछ हमने काउंट करने में कर दी होगी। 18 माइनस 36 18, वो रिस्ट्रिक्शन देख लीजिए, रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगी, ये इसके साथ भी रिस्ट्रिक्शन बनाएगा, ये इसके साथ भी रिस्ट्रिक्शन बनाएगा, हाँ देखो प्लस ये भी तो इसके साथ रिस्ट्रिक्शन बनाएगा, प्लस ये इसके साथ भी तो रिस्ट्रिक्शन बनाएगा, ठीक है। और कौन सी बन गई, तो रिस्ट्रिक्शन बढ़ती चली जाएंगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास एक कोई और कई रिस्ट्रिक्शन होगी मेरे, एक बार ये यहाँ से रिस्ट्रिक्शन बनाएगा, ये यहाँ से रिस्ट्रिक्शन बनाएगा, प्लस ये वाला मॉलिक्यूल इससे भी तो रिस्ट्रिक्शन बनाएगा, प्लस ये वाला मॉलिक्यूल इससे भी तो रिस्ट्रिक्शन बनाएगा, प्लस ये वाला मॉलिक्यूल इससे भी तो रिस्ट्रिक्शन बनाएगा, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बढ़ जाएंगे बच्चों। क्या बढ़ जाएंगे? नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। तो इसकी सिचुएशन में आपके नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट 12 हो गए, देखो 6 तो ये थे और 6 अंदर बन जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो कितने हो जाएंगे 12, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। तो आप क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन नॉट एक्सीड द नंबर 6 एक्सेप्ट द केस लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। सिर्फ जैसे CO2 का एग्जांपल था, ठीक है, तो उस केस में क्या बन जाता, 3n की वैल्यू 3 माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, तो ये बने आपके पास कंस्टेंट कितना हो गया, ट्राई में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 से 3n माइनस k, ठीक है, तो ये बन गया था आपके पास 9 माइनस 2 7, हाँ ठीक है, यही लिखा मैंने। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बच्चों 6 से ज्यादा कभी नहीं होगी, सिर्फ लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल को छोड़ के, सिर्फ इस केस में 7 होती है, बाकी हर केस में 6 से ज्यादा नहीं होगी, 6 से कम हो सकती है 1 2 3 4 में, लेकिन 6 से ज्यादा कभी नहीं होगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे उतने रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाएंगे। नॉर्मल एग्जांपल से आप समझ सकते हो, क्लास में जितने ज्यादा बच्चे बढ़ेंगे उतना एक दूसरे के मोशन में रुकावट बनेंगे, रिस्ट्रिक्शन बनेंगे वो एक दूसरे के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोट करें। हो गया। अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। law of equipartition of energy। ये लॉ क्या कहता है बच्चों? एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरेज एनर्जी, the average energy, according to this law the average kinetic energy लिखो, so the average kinetic energy associated with each degree of freedom
इज फ्रीडम इज 1/2 केट। ये लोग कहता है, तो टेम्परेचर क्या था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यही तो था बच्चों। टेम्परेचर की डेफिनेशन पिछले 2 लेक्चर में क्या बताई थी कि टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये लो भी यही कह रहा है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 केटी। के क्या है बच्चों, बोल्टाजमैन कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे, बोल्टाजमैन कांस्टेंट, ठीक है। और जो के की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है R/N। के की वैल्यू कितनी होती है, R/N। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, यहाँ पे गैस कांस्टेंट। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। N क्या बताता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो कहता है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो, तो एनर्जी एसोसिएटेड फॉर वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या बच्चों, वन मॉलिक्यूल, समझ आ रहा है ना, वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के लिए देखो, मोनो एटॉमिक में एक मॉलिक्यूल होता था, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी थी, 3 थी ना, तो कितना हो जाएगा, 3/2 केटी। और मोनो एटॉमिक की बात करूं मैं, मोनो एटॉमिक की, ठीक है। अगर मान डाई एटॉमिक की बात करूं तो कितना हो जाएगा, देखो मैं इधर करके बता रही हूँ। फॉर डाई एटॉमिक कितनी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5, तो 5/2 केटी। ट्राई एटॉमिक के लिए 6/2 केटी। तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, 6/2 केटी या 7/2 केटी, ठीक है। तो ट्राई एटॉमिक के लिए बात लिख देती हूँ मैं, ट्राई के लिए क्या लिख दोगे, 6/2 केटी, ठीक है। फॉर वन मॉलिक्यूल है बच्चों ये, इस तरफ किसके लिए, फॉर वन मॉलिक्यूल, तो मैं इन जनरल लिख रही हूँ, फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मोल, फॉर वन मोल, वन मॉलिक्यूल, और ये यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फॉर वन मोल, ठीक है। इन जनरल लिख दो इस फॉर्मूले को, पहले मैं वन मॉलिक्यूल के लिए लिख देती हूँ, पहले इन जनरल वन मॉलिक्यूल। देखो तो मैं यहाँ पे सीधा ये लिख सकती हूँ, F/2 KT लिख सकती हूँ मैं इन जनरल वन मॉलिक्यूल के लिए। F क्या बताएगा बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। नोट करो इसको जल्दी से। हो गया। अब इधर देखो, ये हटा रही हूं इन जनरल, समझ आना। डाई के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3, डाई एटॉमिक के लिए 5, ट्राई एटॉमिक के लिए 6 और लीनियर ट्राई एटॉमिक के लिए 7, ठीक है। वाइब्रेशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। जब वाइब्रेशन कंसीडर करते हो तो 2 फैक्टर और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। बाकी इन जनरल आपके यही है। अब मैं बात करूं फॉर वन मोल, ये समझ आ गया, फॉर वन मोल। अब यहाँ देखो, U फॉर वन मोल, वन मोल के लिए बच्चों n से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3/2 KT इंटू n। तो देखो K इंटू n किसके बराबर हो जाएगा, R के। देखो यहां से K किसके बराबर है, R/N के। तो R किसके बराबर हो गए, K इंटू n के। K इंटू n देखो, U वन मोल के लिए कितना हो जाएगा, 3/2 T इंटू KN। और KN की जगह क्या लिख सकती हूँ, R, तो मैं सीधा लिख दूं RT। मैं इस T को पीछे लिख दूं KT इंटू N, ठीक है। K इंटू N की जगह R लिख सकती हूँ, तो यहाँ क्या करना है, 3/2 RT। और वन मोल के लिए इन जनरल, वन मोल के लिए इन जनरल क्या लिख दोगे, F/2 RT, ठीक है। ये बात करें फॉर n मोल, फॉर ये वन मोल के लिए है, ये किसके लिए है, वन मोल के लिए। फॉर n मोल, n मोल के लिए क्या बनेगा, n मोल n इंटू F/2 KT, बस n से मल्टीप्लाई कर दो n मोल के लिए। इसी तरह इसको भी क्या करोगे, इतना लेट नोट कर लो, फिर लिखते हैं। हो गया, हो गया बच्चों। अब देखो यहां से हटा दो, देखो मैं फिर से लिख रही हूं यहाँ पे, देखो
सिमिलरली यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे देखो थोड़ी जगह निकाल के, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, फॉर एन मोल, यहाँ लिख रही हूँ मैं, देखो यू एन मोल, मैं अलग से भी लिख दूं कोई बात नहीं। एन मोल के लिए एन इंटू एफ बाई टू आर टी, एन इंटू एफ बाई टू आर टी। तो मैं जनरल लिख रही हूँ, पहले फिर से लिख रही हूँ मैं, वन मॉलिक्यूल के लिए जनरल क्या बनेगा, एफ बाई टू के टू, वन मॉलिक्यूल है ये, ध्यान रखना ये, यू वन मॉलिक्यूल, ठीक है। और फॉर एन मॉलिक्यूल, ठीक है, एन मॉलिक्यूल के लिए क्या बन जाएगा, एन एफ बाई टू के टी, यू फॉर वन मोल के लिए एफ बाई टू आर टी, यू फॉर एन मोल एन एफ बाई टू आर टी। ये लिखा है मैंने सारा, ये नोट कर लीजिए। कर लिया नोट बच्चों, हो गया, जस्ट लगा देती हूँ। अब देखो तो ये क्या आया बच्चों यहाँ पे आपका, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखो, न्यूमेरिकल लिखो, ये लिख नोट कर लिया ना सबने यहाँ पे। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द N2 molecule, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द N2 molecule, ठीक है, एट N2 molecule एट 300 केल्विन, किसके लिए निकालनी है, एट 300 केल्विन, ठीक है। फॉर N2 ऐसे लिखो, फाइंड द, कंफ्यूज हो जाओ, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 एट, बच्चों 400 दे रखा क्वेश्चन में, 400 केल्विन, क्वेश्चन में दे रखा आपको 400 केल्विन। तो देखो काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी एक ही बात है, किसके बराबर होगी बच्चों, एन एफ बाई टू आर टी, ठीक है, क्या बन जाएगा, एन एफ बाई टू आर टी। एन कितना बच्चों, N2 कितने मॉलिक्यूल है, 2, कितने मोल्स होंगे बच्चों एन के, 2। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो डाई एटॉमिक के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, 5/2। आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों अंडरस्टूड होती है 8.134, शायद कुछ इतनी होती है, क्वेश्चन में दे भी देता है 8.314, 314। टेम्परेचर बच्चों 400 आपको दे रखा है, ठीक है। इसको सोल्व कर लोगे तो क्या निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, क्या निकल जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लो, हो गया नोट, हो गया। अब देखो बच्चों, अगर हम सिस्टम से इंटरनल जो एनर्जी का कंसेप्ट है, इंटरनल जो एनर्जी, नोट डाल के लिखिए, इंटरनल एनर्जी, इज द स्टेट फंक्शन, इस बात का मतलब क्या है बच्चों, जो इंटरनल एनर्जी है, जैसे आपके पास कोई पाथ है बच्चों, यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ गए या आप यहाँ से यहाँ गए, तो इंटरनल एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप इस पाथ से गए या इस पाथ से गए। जैसे ए से बी पॉइंट पे पहुंचना है आपको, ऐसे समझो, तो आप ए से बी ऐसे भी जा सकते हो, आप ए से बी ऐसे भी जा सकते हो, आप ए से बी ऐसे जाके फिर ऐसे चले जाओ। तो इंटरनल एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं करती आप किस पाथ से जा रहे हो, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि इनिशियल पॉइंट क्या और फाइनल पॉइंट क्या है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। स्टेट फंक्शन वर्ड क्या बताता है कि
कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इनिशियल फंक्शन क्या है और फाइनल फंक्शन क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट था आपका किसका, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। आप लिख सकते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। ठीक है, ये पाथ पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है।